इन सब के बीच उनकी मुलाकात सुरभि और सौरभ से हुई। ये उसी मिस्टर खुराना के बच्चे थे जिसे शंकर दीक्षित ने मार डाला था। बिजनेस में खींचतान लगी ही रहती है। कई बार लोग सामने वाले को झुकाने के लिए उनके आदमियों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ मिस्टर नारायण दीक्षित और मिस्टर खुराना के बीच भी था। मिस्टर खुराना ने नारायण जी को हराने के लिए शंकर दीक्षित को अपने साथ मिलाया था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया था कि उसने एक खोटे सिक्के पर दांव लगाया है। अब वो जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन शंकर को इसकी भनक लग गई और उसने उनकी हत्या कर दी। मिस्टर खुराना ने अपनी जिंदगी में पैसों से ज्यादा इज्जत और भरोसा कमाया था। नतीजा, शंकर को सजा हो गई। चूंकि नारायण जी और मिस्टर खुराना दोनों ही हमेशा गलत लोगों के खिलाफ लड़ते रहते और कोई भी गलत बात या गलत काम बर्दाश्त नहीं करते थे, तो उनके दुश्मनों की भी कमी नहीं थी। इस समय भी इन लोगों ने शंकर को अपने फायदे के लिए ही उसकी मदद की। जेल से निकालकर शंकर ने पहले अपने पिता की संपत्ति को हथियाने की कोशिश की। इसमें नाकाम होने पर उसने मिस्टर खुराना की संपत्ति पर हमला किया। मिस्टर खुराना का कोई बिजनेस पार्टनर नहीं था, इसलिए उनकी सारी संपत्ति उनकी पत्नी और बच्चों सुरभि और सौरभ को मिली, जो कि उस समय 5 और 2 साल के थे। एक रात जब सब सो रहे थे, शंकर घर में दाखिल हुआ। शंकर पहले भी उनके घर जा चुका था, इसीलिए उसे घर के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने कमरे में सोए बच्चों पर फल काटने वाले चाकू से वार किया। उसके बाद मिसेस खुराना को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर ये निश्चित करके कि वो मर चुकी है, चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उस वक्त घर में कोई और भी था। मिसेस खुराना के गिरने की आवाज सुनकर के उनके भाई मिस्टर पंकज दयाल उठ गए और कमरे के बाहर आए। उन्होंने मिसेस खुराना और बच्चों को चेक किया तो दोनों बच्चे अभी जीवित थे। उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उन्होंने नारायण जी को फोन करके सारी जानकारी दी। नारायण जी ने महेंद्र के साथ मिलकर उनकी मदद की और बच्चों को वहां से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनकी हिफाजत के लिए मिस्टर दयाल ने उन्हें कानूनी रूप से गोद ले लिया और फिर उन्हें एक नई पहचान, एक नया नाम दिया। बड़े होने पर ईशा और सुमित ने कसम खाई कि वो शंकर दीक्षित से अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर कर्नल राठौड़ के साथ मिलकर वो लोग भी शंकर दीक्षित के काले धंधों को तबाह करने में जुट गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात रेहान से हुई। चूंकि वो लोग भी अपने काम को बिजनेस की आड़ में ही रखते, तो उन्हें रेहान के साथ काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। जब आरव, मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा को उनके बारे में पता चला, तो वो भी खुशी खुशी तैयार हो गए। सिर्फ आरजू को ही रेहान का ईशा के साथ काम करना पसंद नहीं आया। अब तक रेहान की लाइफ में वो अकेली लड़की थी। हाँ, ईशानी उनके साथ थी, लेकिन वो भी रेहान के साथ कम और आरजू और आरव के साथ ज्यादा रहती थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में ईशा थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर रेहान ने आरजू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था, इसीलिए वो दोनों बस दोस्त थे। लेकिन आरजू के इस डर ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईशा और रेहान की दोस्ती से कुछ और लोगों को परेशानी होने लगी। मिस्टर दयाल वैसे तो पेशे से वकील थे, लेकिन ईशा और सुमित की परवरिश के लिए उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसे उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा नाम दे दिया था। ऐसे में अगर किसी भी तरह दयाल इंडस्ट्रीज और आरएनजे कंपनी साथ आ जाते, तो इस कंपनी को हथियाना मुश्किल हो जाता। वहीं बहुत थोड़े ही समय में इन दोनों बच्चों ने दीक्षित को बड़ा नुकसान कर दिया था। अब उनके लिए कंपनी कोई जिद नहीं बल्कि जरूरत बन गई थी। इसीलिए उनको रोकना उन लोगों के लिए जरूरी था और ये काम मिला अजय को। चूंकि देवकी जी ने अजय को अब तक ड्रग्स और बाकी गलत धंधों से दूर रखा था, इसीलिए अब तक उस पर किसी को शक नहीं था और इसीलिए ईशा के करीब जाने और इस बिजनेस डील को रोकने का काम उसे सौंपा गया। लेकिन ईशा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने उसे हर बार शराफत से मना कर दिया और रोक दिया। अब आरजू के 18 साल होने में बस कुछ वक्त बाकी था, इसीलिए दोनों तरफ से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नमन अब तक ये समझ चुका था कि वो रेहान और आरजू को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए उसने सना और आरुषि को आरव के पीछे लगाया ताकि वो उसके दिल में जगह बना सके और उसे उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वहीं उन लोगों ने नाटक करके रेहान के सामने ये दिखाया कि आरुषि कोई मजबूर, गरीब और लाचार लड़की है ताकि वो ऑफिस में उसे काम दे दे। वहीं दूसरी तरफ अब इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती और थी। अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ घर के बाहर था। इसके अलावा उन्हें पता था कि जब दीक्षित को उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती,
वो लोग सेफ हैं, लेकिन अब लड़ाई उनके घर में थी और किसी की जान जाने की पूरी संभावना थी। उन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन आरजू, वो तो सबके लिए सबसे ज्यादा कीमती थी। वो किसी भी हाल में उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकते थे। इसके अलावा अब तक उन लोगों के पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था। इसी बीच फ्रेशर्स पार्टी में रेहान को कुछ बहुत बड़ा पता चला। फ्रेशर्स पार्टी में जब डांस और गाने का सब मजा ले रहे थे, उस वक्त रेहान की नजर आरुषि, सना और नमन पर ही थी। जब सना और गोल्डी आरव से लड़ने में बिजी थे, उसने नमन और आरुषि को पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा था। वो उनके पीछे भागा। वहां अजय पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर रेहान को झटका लगा, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके वो उनकी बातें सुनने लगा। अजय, क्या बात है भाभी जी, इतनी आसानी से रेहान भाई को अपने शीशे में उतार लिया आपने, हाँ? मतलब इतनी जल्दी ऑफिस में एंट्री ले ली। नमन, और साथ ही उस गधे आरव को फंसा भी लिया। मतलब पिछले 2 साल में सना जो नहीं कर सकी, तुमने सिर्फ कुछ दिनों में ही कर दिया है। आरुषि, अब आगे क्या करना है? नमन, सिंपल है, उस आरव के करीब जाओ, उसे उन लोगों से दूर करो, उनके सीक्रेट निकलवाओ, एंड ऑफ कोर्स ऑफिस में सबका दिल जीतो, फिर उनके भरोसे का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उनसे साइन ले लो। रेहान बिना किसी की नजर में आए वहां से जल्दी से निकलने लगा। उसकी नजर अविनाश की कार पर गई। वो सुबह से आरजू के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन आरव उसके सारे प्लान पर पानी फेर दे रहा था। अविनाश की कार देखकर उसे आइडिया आया और उसने कार पंक्चर कर दी और चुपचाप जाकर पार्टी में शामिल हो गया। रेहान ने अविनाश की कार पंक्चर कर दी और पार्टी में चला गया, लेकिन उसे वहां से निकलते हुए अजय ने देख लिया और इस बात से रेहान अनजान था। वहीं अजय को डर लगने लगा कि कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, और वो उस पर नजर रखने लगा। पार्टी में जब रेहान आरव पर अविनाश को घर ड्रॉप करने के लिए फोर्स कर रहा था, तब अजय को लगने लगा कि पक्का रेहान को कुछ बहुत बड़ा पता है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। उसे तब तक आरजू और रेहान के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो अपने दोस्तों के साथ उस पर नजर रखने लगा। कार में रेहान आरजू का हाथ थाम कर बैठी थी और ड्राइव करते हुए बार बार उसे देख रही थी। वैसे तो आरजू कई बार उसके साथ अकेले रही थी, लेकिन आज दोनों के लिए सब कुछ बहुत अलग था। आज पहली बार दोनों कपल की तरह साथ में थे। उस रात रेडियो पर गाने बजते रहे, दोनों ही उन गानों को एंजॉय करते रहे, ड्राइव करते रहे। वो बहुत स्पेशल था उन दोनों के लिए। वो बस खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आरजू का ध्यान जब रियर मिरर पे गया तो उसने अजय और उसके दोस्तों को देखा। थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। रेहान भी कुछ परेशान था, तो उसने उससे पूछा। पहले तो रेहान ने बात टालने की कोशिश की, फिर उसे सच बता दिया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका छोटा भाई देश के दुश्मनों का साथ दे रहा था। आरजू ने उसके कंधे पे अपना सिर रखा और एक हाथ उसके दूसरे कंधे पर रखते हुए कहा, बच्चा है वो भी, सही गलत का फर्क नहीं पता है उसे। अभी वो उस चमक के पीछे भाग रहा है जिसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा है। लेकिन आप देखिएगा, जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा, वो सब कुछ छोड़कर सच का ही साथ देगा। वो भी आप ही जैसा है, बस थोड़ी गलत संगत में फंस गया है, लेकिन हम उसे बचाएंगे। पर अभी नहीं। अगर हमने अभी कुछ किया तो वो लोग समझ जाएंगे कि हमें पता है, और फिर शायद वो लोग उसे नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए अभी शांत रहना ही सबसे सही है। उसकी बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। आरजू ने मेल भेजकर सबको सारी बात बता दी। आरव उस वक्त अविनाश और गोल्डी के साथ था। अविनाश का ड्राइव करने का मन था, इसलिए वो पैसेंजर सीट पर था। जैसे ही उसे आरजू का मेल मिला, उसने उसे एक जगह वेट करने का मैसेज किया। चूंकि रेहान और आरजू उस समय उसी जगह पर थे, तो वो आरव के आने तक उन लोगों ने एक रोमांटिक वॉक करने का प्लान बनाया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे और रेहान उसे छेड़ने के लिए रोमांटिक बातें कर रहा था। फिर आरजू उसे चिढ़ाकर भागने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसका पैर उसकी साड़ी में उलझ गया और वो गिरने लगी, लेकिन रेहान ने उसे थाम लिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। सब कुछ बिल्कुल किसी सुंदर सपने जैसा था। रेहान धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और आरजू घबराकर इधर उधर देखने लगी।
अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिसे देखकर रेहान भी रुक गया और आंखों में पूछा तो आरजू ने भी उसे आंखों से ही बताया कि अजय और उसके दोस्त अब भी उन पर नजर रखे हुए हैं। वो दोनों फिर चुपचाप वॉक करने लगे। वैसे भी ऐसे माहौल में उनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक तो था नहीं। तभी रेहान के दिमाग में आइडिया आया। उसने आरजू से कहा, मुझे लगता है कि आरव को आरुषि पसंद है। जैसे वो उसे देखता है, जैसे उसकी केयर करता है, मुझे लगता है वो उसे पसंद है। आरजू ने आंखों में गुस्सा और आवाज में शहद घोलते हुए कहा, अच्छी लड़की है वो। अगर वो भाई की लाइफ में आ जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। रेहान, हाँ देखो क्या होता है। मैंने उसे जॉब ऑफर तो कर दी है। दोनों साथ में वक्त बिताएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ दोस्त हैं, उससे आगे भी कुछ हैं। आरजू गुस्से में उसे घूर ही रही थी तो उसने भी आंखों में उससे माफी मांगी और फिर दोनों आइसक्रीम खाने के लिए ठेले पर गए। अजय और उसके दोस्त भी वहीं बगल के ठेले पर पास में जाकर खड़े हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। रेहान ने जानबूझकर अपनी माँ के होटल की बात शुरू की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि उसके नाना के बिजनेस और वसीयत के बारे में सब पता है। वो लोग ये दिखा रहे थे कि सिर्फ उसे उसकी माँ के बंद हो चुके बिजनेस के बारे में पता है, जिसे वो फिर से शुरू कर रहा है। उसी समय आरव और अविनाश भी वहां आ गए और उन्होंने भी अजय और उसके दोस्तों को देख लिया, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं और रेहान की टांग खींचने लगे। थोड़ी देर की मस्ती में उन लोगों ने अजय को यकीन दिला दिया कि उन्हें उनके सीक्रेट के बारे में नहीं पता। अजय वहां से चला तो गया, लेकिन वो अब भी निश्चिंत नहीं था। उसके जाने के बाद अविनाश आरव की कार में गोल्डी के साथ चला गया और आरव, रेहान और आरजू एक कार में निकल गए। कार में ही उन लोगों ने सबके साथ फोन पर एक नया प्लान बनाया और सुमित को वहां बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई। सबको ये लग रहा था कि सुमित मिस्टर मित्तल का दूर का रिश्तेदार है जिसे दोनों ही बच्चे पसंद नहीं करते, और सब ने रेहान से झूठ कहा कि वो आरजू का होने वाला मंगेतर है और रेहान उसे वहां से भगाने का प्लान कर रहा है। इसके लिए उन लोगों ने अविनाश, परी और आरुषि को भी अपने साथ मिला लिया। आरव आरुषि के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, जिससे उन लोगों को यकीन हो गया कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। इसी बीच सुमित को भगाने के प्लान के बहाने रेहान ने उन दोनों घरों और ऑफिस में कैमरा और माइक फिक्स कर दिया, जिसका कंट्रोल आउट हाउस में था। इसके अलावा उसने कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा भी हैक कर लिए और नमन और उसके दोस्तों के वीडियो, जिसमें वो लोग नशीली दवाओं और चीजों का सेवन कर रहे थे, उन्हें बेच रहे थे, इकट्ठे कर लिए। चूंकि उन कैमरास में आवाज नहीं रिकॉर्ड होती थी, तो वो भी उनके वीडियो जिसमें वो लोग प्लानिंग कर रहे थे उन्हें नहीं ले सकता था। फिर भी वो लोग अब पूरी तरह से तैयार थे सबूत के लिए। अब वो वक्त आ चुका था जिसका इंतजार सबको था। जहां दीक्षित ने इतने साल उस जायदाद को पाने के लिए इंतजार किया, वहीं बाकियों को इस बात का इंतजार था कि कब रेवती जी और नारायण जी को इंसाफ मिलेगा और कब शंकर दीक्षित और उनके साथियों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। इन सब में उन्हें आरजू की सुरक्षा की चिंता भी थी, लेकिन उस चिंता को रेहान ने दूर किया। आरजू ने जब AIPMT, IIT JEE और AIEEE के एग्जाम दिए तो सबको ये नॉर्मल लगा, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में काफी सारे स्टूडेंट्स बस अपनी किस्मत आजमाने के लिए ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए 1000 सीटों के लिए होने वाले कंपटीशन में 1 लाख से भी ज्यादा आवंटन आते हैं। इनमें से महज कुछ 100,000 होते हैं जो इसके लिए सीरियस होते हैं, और अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यही 100,000 भी इनमें सफल होते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कोई ट्यूशन या कोचिंग करते हैं या नहीं, इसका जुनून उन्हें सफलता दिलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन में हुए हादसों ने आरजू को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो सबकी फीलिंग को बिना कहे समझ जाती थी, सबको हंसाने के लिए ढेर सारी नौटंकियां करती, सबसे पंगे लेती, लेकिन अपनी रियल फीलिंग किसी से जल्दी शेयर नहीं करती थी। बस मिस्टर मित्तल और रेहान ही थे जिन्हें उसके एम के बारे में पता था, बाकी किसी को नहीं। इसलिए जब उसने बिना रिजल्ट का वेट किए कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो सब निश्चिंत हो गए। सिर्फ मिस्टर मित्तल और रेहान ही थे जिन्होंने रिजल्ट पता किया, और हुआ भी वही। आरजू की रैंक बहुत ही अच्छी थी और उसे उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस थे, लेकिन मिशन की वजह से आरजू ने भी रिजल्ट पता ही नहीं किया। वो ऐसे समय में अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। तब रेहान ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने ईशा और आरव के साथ मिलकर उसके लिए एग्जीबिशन प्लान किया। आरव चूंकि काफी सारी चीजों में उलझा हुआ था और वैसे भी उसे आरजू के एम के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उसके दिमाग से ये बात निकल गई। रेहान जब उसे याद दिलाने गया
उस समय एक तो आरव आरजू के साथ था, इसलिए वो खुलकर उससे कुछ कह नहीं सकता था। दूसरे, वो लोग उस समय आरुषि को सुनाने के लिए रेहान की बुराइयां कर रहे थे, तो उसने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। फिर रेहान मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा से मिला और उन्हें सारी बात बताई। उन्हें रेहान का आरजू के लिए केयर करना अच्छा लगा और उन्होंने उसकी हेल्प की। चूंकि उनके मिशन की सफलता के लिए अगले 3 महीनों तक उन्हें आरजू की जरूरत थी, तो उन लोगों ने मिस्टर राठौर से बात की और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की और आरजू की पढ़ाई को नुकसान न हो, इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी ले ली। अब तक सुमित भी वहां पे आ गया था और उसने अपना सारा काम संभाल लिया था, लेकिन उसे कुछ और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। अब समस्या ये थी कि अगले दिन रेहान और आरजू की एंगेजमेंट थी और घर में काफी चहल पहल रहने वाली थी। ऐसे में ये सब कुछ कर पाना संभव नहीं था। तब मिस्टर मित्तल ने गौरी पूजा का आइडिया दिया। अगले दिन सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। सबसे पहले सब एग्जीबिशन में गए, जहां मौका देखकर रेहान आरजू को एक कोने में ले गया और कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव, लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे माय प्रिंसेस। उसने उसके माथे पर किस किया और फिर धीरे से उससे अलग होकर उसके हाथों में एक लिफाफा देते हुए पूछा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आरजू ने वो लिफाफा खोला तो उसमें उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो रेहान ने उसे गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ जान? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं जाना। पर मुझे सच में नहीं जाना। आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? और फिर हमारा मिशन भी तो है ना अभी। रेहान ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों को जोर से कसते हुए कहा, जान, पापा ने मामा सा से बात कर ली है और उन्होंने अभी कॉलेज मैनेजमेंट से बात कर ली है। जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तुम्हें जाना है। और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सिर से सिर जोड़ते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी सपना है कि मैं तुम्हें उस मुकाम पर देखूं। अब मैं तो शायद ही आईएएस बन पाऊं, लेकिन अगर तुम अपनी मंजिल पाओगी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। वैसे भी तुम मुझसे अलग तो हो नहीं, तो फिर हमारे सपने अलग कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा कम से कम एक सपना तो पूरा हो। करोगी ना तुम मेरे लिए? उसकी बात सुनकर आरजू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके पलकों को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। थोड़ी देर में दोनों बाहर आकर सबके साथ बातें करने लगे। एग्जीबिशन के बाद सब होटल गए, जिसे कि आरजू ने मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा के साथ मिलकर तैयार किया था। इस बीच सुमित ने आउट हाउस का काम पूरा कर लिया था। घर पहुंचकर सब पूजा की तैयारियों में लग गए।